हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो बिल्कुल बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज का ये जो वीडियो है आप सबके लिए काफी ज्यादा जो एकदम दमदार होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं सोशल साइंस के 10 ऐसे सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि सीधा सीधे आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये जो वीडियो है आप सबके लिए काफी ज्यादा जो एकदम इंपोर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है, और इसमें मैं जितने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो बताने वाला हूं, तो हर एक क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पे लिख करके याद कीजिए या फिर जैसे भी याद कीजिए, लेकिन आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये जो मैं 10 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं तो ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आइए सीधा सीधी हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो है हमारा, तो इस चीज से जो आप लोग क्या समझते हैं, तो इसको जो आपको लिखना है, और ये तकरीबन 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए अगर आपको 5 नंबर का आएगा तो भी आप जो इस तरीके से लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको भले ही यहाँ पे छोटा लग रहा होगा, बट आप अपने अगर कॉपी में लिखोगे तो तकरीबन आधा से ज्यादा जो है पेज आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए 3 नंबर का या 5 नंबर का आएगा, तो उसके लिए जो आपको किस तरीके से लिखना है तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट से जो हम लोग क्या समझते हैं कि बहुत ही ध्यान से सुनिए। रॉलेट एक्ट की घटना जो है वो मार्च 1919 ईस्वी में घटा था। ठीक है, मार्च 1919 ईस्वी में जो है घटा था, जिसमें शक एवं संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय लोगों को पकड़कर क्या किया जाता था कि जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसमें क्या किया जाता था कि 1919 ईस्वी में जो घटा था, और साथ ही साथ इसमें क्या किया जाता था कि आदमी के शक एवं संदेह के आधार पर उन लोगों को पकड़ पकड़ करके जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है, इसमें अंग्रेजों ने भारतीय जनता पर अनेकों तरह का जो है अत्याचार किया, और तथा भोजन में बासी भोजन तथा गंदे नालियों का पानी पीने को जो है मिलता था। मतलब ये जो बेसिकली हमारा रॉलेट एक्ट था तो काफी ज्यादा जो है एकदम बहुत ही बुरा मतलब एक्ट था। ठीक है, इसमें बहुत ही जो है भारतीय लोगों को सताया गया। इस एक्ट के तहत ना अपील, ना दलील, ना वकील, किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं होता था, जिसके कारण इसे काला कानून भी जो है कहा जाता है। ठीक है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई होता ही नहीं था। ठीक है, तो हम भारतीयों के लिए उस समय की जो बात है तो काफी ज्यादा दुखनीय था। ठीक है, तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा कि रॉलेट एक्ट क्या है। कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है कि रॉलेट एक्ट की जो घटना है वो किस तिथि को हुआ था, तो आपको बताना है कि 1919 मार्च को हुआ था। ठीक है, चलिए तो ठीक है जी, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ, जो कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है कि समाजवाद तथा साम्यवाद से आप क्या समझते हैं। समाजवाद एवं साम्यवाद दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं। पहली बात हम लोग करते हैं समाजवाद के लिए। देखो समाजवाद जो है एक ऐसी विचारधारा होती है जिसके तहत समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कोई भेदभाव इसमें नहीं होता है, किसमें, समाजवाद में। ठीक है, यह राज्य को अपनाना चाहता है। समाजवाद में धन संपत्ति, कल कारखाना, कृषि पर सभी लोग का अधिकार होता है। मतलब उसमें जितना भी चीज होता है, जैसे कि धन संपत्ति, कल कारखाना, तो इसमें जो सभी लोगों का मूल अधिकार होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सौम्यवाद की, तो देखिए सौम्यवाद में क्या होता है कि सौम्यवाद भी जो है एक ऐसी विचारधारा होती है जो समाज में रहने वाले वर्ग के साथ भेदभाव करता है। लेकिन इसमें क्या था कि भेदभाव नहीं करता है। इसमें जो भेदभाव करता है, इसमें जो भी धन संपत्ति, कल कारखाना, कृषि, जितना भी सब कुछ है, तो इसमें सभी लोगों का अधिकार था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, और उसमें क्या था कि यह राज्य को अपनाना चाहता है और यह जो है राज्य को मिटाना चाहता है। साम्यवाद में निजी संस्था का जो है अधिकार होता है, इसमें सिर्फ जो है अपना अपनी होता है। ठीक है, यह हमेशा से समाज को 2 वर्गों में बांटता है, क्योंकि अपना अपनी हो गया तो वो समझ जाइए कि समझिए कि वो बंटवारा हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो इसमें समाज को क्या होता है कि 2 वर्गों में बांटा जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला तो हो गया शोषक वर्ग, जिसको हम लोग बोलते हैं अमीर, यानी कि जो शोषक कर रहे होते हैं, और दूसरा शोषित वर्ग, यानी कि जिसका शोषण किया जा रहा होता है, जैसे कि गरीब। आपको भी पता होगा कि गरीब लोगों का जो है सब कुछ शोषण करके चला जाता है, और अमीर लोग जो है शोषण करने वाले होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी जो आपको समझ में आ गया होगा कि समाजवाद एवं सौम्यवाद किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में आए तो आप जो अच्छे तरीके से लिख करके आ जाइएगा। ठीक है, आइए बढ़ते प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि भूमंडलीकरण के जो है कारण भारत पर प्रभावों को जो है स्पष्ट करें। यानी कि भूमंडलीकरण के कारण भारत पर जो है क्या प्रभाव पड़ा, उस चीज को आपको लिखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए भूमंडलीकरण का जो है भारत पर बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा। ठीक है जी, 1991 ईस्वी की आर्थिक नीति की घोषणा के बाद 1991 की आर्थिक नीति की घोषणा के बाद भारत में पूंजी निवेश और व्यापार में काफी वृद्धि हुई है। पूंजी निवेश के कारण देश में आर्थिक विकास की गति जो है तेज हो गई है। भूमंडलीकरण के कारण ही देश में सेवा क्षेत्र का जो काफी तेज गति से विकास हुआ है, जिससे जीविकोपार्जन के कई नई क्षेत्र जो है खुले हैं। और यही कारण है कि भारत आज बैंकिंग में, बीमा में, संचार व्यवस्था में, व्यापार में इत्यादि क्षेत्र के मामलों में विश्व का अग्रणी देश बना है। यानी कहने का मतलब है भूमंडलीकरण के कारण भारत पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा है, जो कि विकसित होने में जो है काफी जो है इसका योगदान रहा है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
कि भारत जो बैंकिंग में, बीमा में, संचार में, इन सब क्षेत्र के मामले में विश्व जो है अग्रणी देश बना है, यानी कि सबसे आगे आ गया है। ठीक है, तो भूमंडलीकरण का जो भारत पर है वो बहुत ही मतलब अच्छा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए 1789 ईस्वी से 1815, 1789 से 1815 डेट याद रखिएगा। ठीक है जी, 1789 से 1815 तक जो भी घटना घटा है उसे दोहराया ना जाए, यानी कि इन दिनों में जो भी घटना घटा था तो उसको नहीं दोहराना। ठीक है, और नेपोलियन के द्वारा जो भी विकास का आंदोलन चलाया गया है उसे दबा दिया जाए, और यूरोप में जैसी स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और यही हमारा क्या कहलाता है, यही जो है हमारा था वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये आपको लिखना है कि जो 1789 से 1815 तक जो भी घटना घटा था तो उसको नहीं दोहराया जाए, और नेपोलियन के द्वारा जो विकास का आंदोलन चलाया गया था तो उसको दबा दिया जाए, और यूरोप में जैसी स्थिति है तो उसमें जो कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो चलिए 2 नंबर का सवाल आएगा, इसको उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरीके से लिख करके आ जाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो है सभी स्टूडेंट को पता होगा ऑलरेडी। तो कितने सारे स्टूडेंट को पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और हमारे साथ जितने भी सारे स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियोज को एकदम बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो कि लगातार वीडियोज को देख रहे हैं। ठीक है, सो आइए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं। सहकारिता से आप क्या समझते हैं। देखो सहकारिता जो इसको हम लोग जो थोड़ा सा इस पर अगर हम डिटेल में बात करें तो सहकारिता जो ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, एक तो हो गया सह और दूसरा हो गया कारिता, जिसमें सह का मतलब क्या है, तो सह का मतलब होता है साथ, और कारिता का मतलब क्या है, तो कारिता का मतलब है कार्य करना। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है कि सहकारिता का मतलब क्या हुआ, तो एक साथ मिलजुल करके कार्य करना ही क्या कहलाता है, तो सहकारिता कहलाता है। ठीक है, और सहकारिता अधिनियम जो कब अपनाया गया, कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि सहकारिता का मतलब क्या है। तो ये तो आपको पता चल गया कि सहकारिता का मतलब है कि एक साथ मिलजुल करके कार्य करना, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सहकारिता अधिनियम जो है किस डेट को पारित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि सहकारिता अधिनियम जो है 1904 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 5 भी जो आपको क्लियर रहा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन क्या है, ये भी जो सवाल है हमारा VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से। तो इसका आंसर देखिए, कह रहा है आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजन समन्वय उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, आर्थिक नियोजन का जो है वो मुख्य उद्देश्य समाज में कमजोर वर्गों का विकास करना होता है। ठीक है, रोजगार के अवसर प्रदान करना होता है। ठीक है, आर्थिक असमानता को कम करना एवं समानता प्रदान करना होता है आर्थिक नियोजन का। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो आर्थिक नियोजन है ये काफी बढ़िया चीज है, क्योंकि इसमें समाज के अंदर रोजगार सेवाएं जो है दी जाती है, कमजोर वर्गों को जो है विकास करने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, और आर्थिक असमानता को कम करना जो है किया जाता है, यानी कि समानता जो प्रदान किया जाता है। तो कुल मिलाकर के आर्थिक नियोजन जो एक काफी बढ़िया चीज है। सो आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजन समन्वय उपयोग करना ही हमारा क्या है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत जो देश है तो भारत देश हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो आइए, अर्थव्यवस्था का वैसा भाग जिसमें साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है, जिसमें साधनों का स्वामित्व यानी कि साधनों का जो उसका ऑनर है, मालिक है, जो भी आप बोल सकते हैं, तो सरकार और साथ ही साथ निजी व्यक्तियों के पास होता है, यानी कि दोनों हो सकता है। ठीक है, उसे ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत में क्या है, भारत के हर एक व्यक्ति यानी कि किसी भी साधनों का जो है स्वामित्व यानी कि खुद का भी अपना उस पर अधिकार है, सरकार का अधिकार है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपको पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान दोनों में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता है। ये जो अर्थव्यवस्था है तो ये दोनों के बीच का रास्ता है, पूंजीवादी का और समाजवादी के बीच का रास्ता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया होगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। ठीक है, सो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जो है क्या अभिप्राय है। ठीक है, सार्वजनिक जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, सार्वजनिक वितरण। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या देना है। कह रहा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आशय उस प्रणाली से, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली हम लोग उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें आवश्यक एवं उपभोक्ता वस्तुओं को सार्वजनिक रूप से इस प्रकार वितरित किया जाए, यानी कि बांटा जाए, यानी कि जिस वस्तुओं का जो है उपभोक्ता वस्तुओं को, यानी कि जो भी वस्तु उपभोग करने लायक है तो उसको सार्वजनिक रूप से इस प्रकार बांटा जाए या वितरित किया जाए कि यह वस्तुएं सभी उपभोक्ताओं के उचित मूल्य पर और उचित मात्रा में प्राप्त हो सके। ठीक है,
और इसमें लाभ की मात्रा जो होती है और साथ ही साथ विक्रय मूल्य की जो मात्रा होती है वो सरकार के द्वारा जो है निश्चित किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो वितरण है वो सार्वजनिक है। इसमें आम आदमी नहीं फिक्स कर सकता है कि इसमें हम लोग इतना जो है मुनाफा कमा सकते हैं और इतना लॉस में जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो भी डिसीजन लेती है वो सरकार लेती है, क्योंकि नाम से स्पष्ट है सार्वजनिक वितरण, ठीक है। तो सार्वजनिक वितरण आपको समझ में आ गया कि किसको बोलते हैं, कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से यह आशय है कि जिसमें आवश्यकता एवं उपभोक्ता के वस्तुओं को सार्वजनिक रूप से इस प्रकार वितरित किया जाता है कि इसमें उपभोक्ताओं के उचित मूल्य पर उचित मात्रा में प्राप्त हो सके, यानी कि जितना उसका रेट है उसी रेट में प्राप्त हो सके, एकदम फिक्स रेट में उचित मूल्य और उचित मात्रा में प्राप्त हो सके, ठीक है। उचित मूल्य कहने का मतलब है कि जो किसी वस्तु का रेट है उसी रेट में मिले और उचित मात्रा में मिले। अगर किसी व्यक्ति को, जैसे आपके गांव घर में होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, राशन पानी मिलता है, आप सभी को पता है, तो वो एक तरीके का क्या है, सार्वजनिक वितरण ही है, ठीक है। तो उसमें हर एक व्यक्ति को उचित मात्रा मिलना चाहिए, उचित मूल्य पर मिलना चाहिए, यही कहने का मतलब है। और उसमें आपको पता है कि उसका जो भी रकम है, ठीक है, उसमें जो भी इसमें लाभ की मात्रा है और विक्रय मूल्य की मात्रा है तो सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो आपका राशन दे रहा होता डीलर तो अपने मन से जो है वो पैसों का निर्धारण नहीं कर सकता है कि पर केजी इतना लेंगे इतना, वो अपना मतलब निर्धारण नहीं कर सकता है, वो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 9 में देखिए क्या कह रहा है कि साख क्या है। साख क्या है, इसके किन्हीं 3 प्रमुख आधारों की विवेचना करें। साख क्या है, इसके किन्हीं 3 प्रमुख आधारों की विवेचना करें। तो देखिए, साख का अर्थ होता है विश्वास अथवा भरोसा। साख का अर्थ क्या होता है, विश्वास करना और अथवा भरोसा, ठीक है। विश्वास अथवा भरोसा पर ही साख की मात्रा जो है निर्भर करती है। किसी भी ऋण मतलब कर्ज होता है, ठीक है। तो किसी भी ऋण यानी कि किसी भी कर्ज लेन देन की मात्रा साख पर ही निर्भर करती है। अगर कोई व्यक्ति किसी को ऋण देता है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति यदि निर्धारित समय पर ऋण वापस कर देता है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो साख बोलते हैं, ठीक है। और साख का मतलब क्या है, विश्वास अथवा भरोसा। साख के प्रमुख 3 आधार निम्न है। पहला हो गया विश्वास, दूसरा हो गया चरित्र और तीसरा हो गया पूंजी एवं संपत्ति। तो तीनों जो है चीजें साख के अंतर्गत आती है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था कि इसके 3 प्रमुख आधारों की विवेचना कीजिए। तो साख के 3 प्रमुख आधार क्या है, विश्वास करना, चरित्र हो गया और पूंजी एवं संपत्ति, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसे कैसे मापा जाता है। जैसे हम बात करते हैं ना कि भारत के प्रति व्यक्ति आय क्या है, हमारे राज्य का प्रति व्यक्ति आय क्या है, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए, जब किसी देश की कुल आय में, जैसे मान करके चलिए हम बात करते हैं कि देश के प्रति व्यक्ति आय, तो हम क्या करेंगे कि किसी भी देश का अगर मान के चलिए कुल प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो उस देश का कुल आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राप्त जो भागफल होगा तो वही हमारा क्या होगा, प्रति व्यक्ति का आय कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए, प्रति व्यक्ति का आय चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, देश का जो कुल आय है उसको ऊपर में लिखना पड़ेगा और उस देश की जो टोटल जनसंख्या उसको नीचे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जो भागफल में आएगा तो वो एक व्यक्ति का आय हो जाएगा, ठीक है, कि हाँ एक व्यक्ति का इनकम इतना है, ठीक है जी। तो आपको समझ में आ गया कि प्रति व्यक्ति का आय क्या है, इसे जो कैसे मापा जाता है। तो कुल मिलाकर के मैंने जो है आपको सोशल साइंस के अंदर 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है जो कि एकदम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं इन सब क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। तो आप जैसे भी हो आप इसको याद जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।